नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज T20 के इस ऑफिशियल कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद विजय बघेल जी यहाँ पर मौजूद हैं। न्यूज T20 के इस कार्यालय में एक औपचारिक उद्घाटन होता है जिसका हमने अभी तक नहीं करवाया था। हमारी इच्छा थी, हमारा एक प्रॉमिस था विजय बघेल जी का कि मैं आऊंगा। तमाम व्यस्तताओं के बाद, जबकि होली का माहौल है इस समय, उसके बावजूद उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। हम उनका धन्यवाद करते हैं सबसे पहली बात तो, और स्वागत करते हैं आपका, चूंकि आप पहला आगमन है हमारे न्यूज T20 कार्यालय में। निसंदेह राजनेता तो हैं, साथ ही साथ जन नेता भी हैं। विजय बघेल जी अजात शत्रु टाइप के नेता हैं। इनकी जो लगातार 2 सांसदी चल रही है, दूसरी चल रही है, अभी दूसरी बार लोकसभा का जो चुनाव इन्होंने जीता, बहुत बड़े अंतर से जीता। उनकी लोकप्रियता के पीछे इनका व्यवहार, इनका आचरण बहुत मायने रखता है। आज हम इनसे कुछ सामाजिक सरोकार संबंधित सवाल पूछेंगे और मेरा पहला सवाल आपसे ये है, पूरे देश में भी एक माहौल चल रहा है होली का और उस दिन है जुम्मा। ऐसे समय में टीवी पे हम लोग जो देखते हैं, जो कि हम लोग मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, कई चीजें हमको भी समझ में आती कहीं नहीं आती। आपके व्यक्तिगत विचार खास तौर पे कि जुम्मे के दिन होली का पढ़ना और उसमें जो बयानबाजी हो रही है, खासतौर पर कुछ नेता बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान है, सभी धर्मों के लोग हैं, सभी धर्म मनाए जाते हैं, सभी त्योहार मनाए जाते हैं, इस बार इतना विवाद क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको होली की और रमजान महीने की खूब सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो कल का दिन है तो बहुत शुभ दिन है, होली का भी है और जुम्मे का भी दिन है। तो 2 पवित्र मिलन हो रहा है और ये कौमी एकता का एक मिसाल है। अब इसमें जो लोग बयानबाजी करते हैं, उनके मन में हमेशा ये भाव रहती है कि 2 धर्म के लोग लड़े। जिनके मन में ये भाव हमेशा रहता है, एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए कि फिर से एक बार हिंदू मुस्लिम के मन में एक दूसरे के प्रति देश का भावना जागे। जबकि होना ये चाहिए कि जिस तरह मैं स्वागत कर रहा हूँ इन दोनों सहयोग का, उसी तरह सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी नेताओं को, सभी धार्मिक संस्था के प्रमुखों को, सामाजिक संस्था के प्रमुखों को करनी चाहिए, ताकि एक मिसाल हम देते हैं कौमी एकता का। अखंडता में एकता भारत का है। हर धर्म के प्रति हम सम्मान करते हैं, ये भाव होना चाहिए। और मिलजुल कर कैसे दोनों हिंदू और मुस्लिम किस तरह इसको हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस त्योहार को मनाएं। और मैं तो खुद ईद में हमारे मुस्लिम भाइयों के घर में जाता हूँ, जहाँ नमाज पढ़े जाते हैं वहाँ भी जाता हूँ, ईदगाह में। मजार कमेटी से वहाँ पे मैं मजार कमेटी का, उर्स कमेटी का मैं 12-13 साल से अध्यक्ष रहा हूँ। तो मुझे कहीं नहीं लगता, और उसका प्रतिहार मुझे मिला है। चुनाव में बहुत लोग बोलते हैं कि मुस्लिम भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होते हुए जो मैं तितरोडी जैसे जगह में, केलाबाड़ी जैसे जगह में, भिलाई 3 के जो एकता नगर है वहाँ से लीड मिली, जो लीड मुझे मिली है। अगर हम किसी से प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें, एक पारिवारिक संबंध बनाए, तो धर्म, संप्रदाय और जाति वापस आड़े नहीं आती। ये मैंने महसूस किया है। और वही भाव हमेशा एक जनप्रतिनिधि के मन में होनी चाहिए और कल के त्योहार में एक मिसाल बनना चाहिए। और ये पहली बार नहीं है, कई बार और ऐसे हुए हैं। कुछ त्योहार, क्योंकि रमजान तो बदलते रहता है ना, कभी किसी महीने में आता है, कभी किसी महीने में आता है। ये जो मुस्लिम कैलेंडर है उसके अनुसार बदलते रहता है। कभी दिवाली के समय भी आ जाता है, 10-12 दिन का जो है, कभी होली में आता है। जी जी। तो ये बढ़ते रहता है। जी जी। और बहुत सारे समय में संयोग बने हैं और एक मिसाल हमारी हिंदुस्तान ने दी है, तो वही मिसाल इस बार भी दे, मगर दुर्भावना और द्वेषपूर्ण वातावरण न बनाए। हाथ जोड़ के मुझे निवेदन है, और लोगों से भी मेरा निवेदन है कि हम लोग जुम्मे के समय मुस्लिम भाइयों का सहयोग करें जब वो नमाज पढ़ने जाते हैं, और जब हम होली खेले तो मुस्लिम भाई भी हमें सहयोग करें, मिलकर करें। बहुत अच्छी बात कही आपने। होली में 2 संप्रदायों के बीच में एक संयोग जो बनाया आपने, इसको एक पॉजिटिविटी आपके विचारधारा में है। और वैसे भी भिलाई एक मिनी इंडिया है, जहाँ पर सभी धर्म के लोग, जाति के लोग रहते हैं, और कभी ऐसी कोई घटना भिलाई में दूसरे स्वरूप से नहीं हुई। लेकिन ये भिलाई की जो स्थितियां हैं वो पूरे इंडिया में होनी चाहिए, देखा जाता है। अब एक राजनीतिक सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को एक अनुशासित पार्टी माना गया है, लेकिन अभी शनिवार को कोरबा में जो कुछ हुआ, वहाँ पर एक व्हिप जारी हुई थी सभापति के चुनाव में। उसमें बागी कैंडिडेट था जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जीता, और उसके बाद अब मंत्री लखनलाल देवांगन के क्षेत्र में हुआ। तो ऐसा क्यों? मतलब क्या पार्टी के निष्कासन की स्थितियां बन रही हैं? उसमें शोकास नोटिस हो गया, 2 दिन का मंत्री जी को जवाब देना पड़ा, और एक कमेटी बनी है जिसमें गौरीशंकर अग्रवाल जी जो कि विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, संयोजक बनाए गए, श्रीनिवास मद्दी हैं, रजनीश सिंह पूर्व विधायक है। एक कमेटी जांच हो रही। तो मतलब एक भारतीय जनता पार्टी कहीं को रूप बदलता हुआ नहीं नजर आ रहा है, अनुशासनहीनता की स्थितियां। ये वो दौर है जबकि तमाम पार्टी के लोग टूट करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। निर्वाचित होने के बाद इस किस्म की घटनाएं किस रूप में देख रहे हैं? आपके चैनल में आपने मुझे बुलाया, उसके लिए आपका धन्यवाद भी करता हूं। आपके माध्यम से लोगों से रूबरू होने का मुझे सौभाग्य मिला है। हमारी पार्टी निश्चित रूप से अनुशासित पार्टी है और हमेशा इसको ध्यान में रखें, मगर अनुशासित परिवार में भी कभी न कभी इस तरह के हादसे, इस तरह के वाकया हो जाते हैं। तात्कालिक जो आक्रोश है वो कहीं न कहीं इस तरह की परिस्थितियां बना देती है। अब वहाँ पे एक तो खैर मैं तो
प्रत्यक्षदर्शी नहीं हो कोरबा का, वहाँ जो निर्णय हुआ होगा उसके प्रति उनके मन में कोई भाव रहा होगा, जो लोग बागी होकर लड़े, तो उसमें हमारे मंत्री जी कोई दोष नहीं है। जो लखन लाल जी हैं वो तो हमेशा एक ईमानदार भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में, सरल सहजता रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपना धर्म निभाया है। मगर परिस्थितियां बनी और वो अपने भोलेपन में जो बन गया, अब ठीक है विपक्षियों से सहयोग लेके वो सभापति बन गए, तो अपने भोलेपन में चलो वो जीत गया तो मैं उसे बधाई दे दूं, इस तरह के भोलेपन में कर दिए। उनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं था कि मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अच्छा हुआ पार्टी के खिलाफ काम किया, इस तरह के भाव मुझे नजर नहीं आते। मगर मीडिया ने उछाला, लेकिन कभी कभी कुछ मीडिया के लोग ऐसे होते हैं जो किसी छोटी सी बात को बड़ी बनाने में उनकी बहुत बड़ी, उनके अंदर जो कला होती है उसको कर दिखाया और वही बड़ा भारी समाचार बन गया। ऐसा नहीं हो कि 67 सीटों वाले 67 पार्षद है, वहाँ पे 45 जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के। देखिए पार्टी पार्टी सबके भावनाओं को सम्मान करते हुए निर्णय लेती। जाति समीकरण है बहुत सारे और वो रहते हैं कि भाई किसको बनाए, क्या करे, कौन सहजता और सरलता से सभा चला सकता है, बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करके पार्टी निर्णय लेती है, उसको मानना हमारा कर्तव्य। लेकिन कुछ लोग भी होते हैं जो अति महत्वाकांक्षी लोग हैं। मैं हमेशा कहता हूँ महत्वाकांक्षी मानव प्रवृत्ति है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी अपने आप को भी ले डूबता है और पार्टी को भी और संगठन को भी बर्बाद करता है। ऐसे कुछ लोग हैं जिसके कारण ये हुआ। हमारे यहाँ पिछली बार बेमेतरा में भी हुआ था, हमारे 12 लोग थे, 6 वोट मिला, 6 वोट उधर चला गया, फिर पार्टी जांच कराई, कार्रवाई हुआ, उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई अनुशासनहीनता की। एक सवाल मैं आपसे जानना कि भारतीय जनता पार्टी पे अब एक आरोप लगने लग गए हैं कि जो पुराने नेता, स्थापित लोग हैं, स्थापित नेता, उनको, पुराने जमे जमाए नेताओं को विस्थापित कर रही है और नए लोगों को जो है स्थापित कर रही है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे यहाँ डॉक्टर रमन सिंह थे मुख्यमंत्री, 15 साल रहे, शिवराज सिंह चौहान 18 साल रहे, वसुंधरा राजे रही, इन सबको एकदम रिप्लेस कर दिया गया। और आप आज इधर वन टाइम में, जैसे अभी एक चाय वाले को रायगढ़ में टिकट दी महापौर की, ईश्वर सिंह साहू से नए लोगों को तो मौका दे रही है, रिकेश सेन पहली बार पार्षद से सीधा, तो नए लोगों को स्थापित कर रही है, अब जो जमे जमाए लोग उनको स्थापित कर रही है। ये एक आरोप मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की, क्या ये कोई नीति है, ऐसा क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप कहेंगे कि अडवाणी जी प्रधानमंत्री नहीं बने, मोदी जी बने, ऐसा नहीं है कुछ। देखिए क्या है कि 2 प्रकार की बातें हो। एक तो नई पीढ़ी को जब तक अपन नहीं लाए तब तक पार्टी में समानता की हम बात कर रहे हैं, हर वर्ग को हम उसमें मौका देते हैं और एक छोटे से कार्यकर्ता को हमारी पार्टी बहुत बड़ी जिम्मेदारी देती है। ये जो बातें हैं वो धरी की धरी रह जाएगी, ये पहली बात है हमारी पार्टी। दूसरी बात ये है कि एक सामूहिक निर्णय हमारी पार्टी में होता है। देश के लोगों में क्या नजरिया है या प्रदेश के लोगों में क्या नजरिया है वो है, फिर सामाजिक दृष्टिकोण से कैसे संयोजन किया जाता है वो बात। तो इस तरह की बातें होती है और ऐसा नहीं है कि वरिष्ठ जन है जो स्थापित नेता है उनको अनदेखा है, उनको कहीं न कहीं उनका सदुपयोग रहता है। मैं उदाहरण के रूप में बता दूं, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, उनको विधानसभा के अध्यक्ष की जवाबदारी दी गई, बहुत अच्छा से वो निभा रहे हैं, उनके अनुभव का लाभ हो रहा है। और इधर माननीय शिवराज चौहान जी, अगर मध्य प्रदेश में उनको है तो आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी, 80% लोग हैं कृषि से जुड़े हुए, उनके मंत्री के रूप में उन्हें स्थापित किए हैं, ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में उनको वहाँ जवाबदारी मिली है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो उनके अनुभव का लाभ और कहाँ ले सकते हैं, ये हमारी पार्टी होता है। एक सवाल आपसे मैं, क्योंकि आप सांसद हैं और आपके लोकसभा में अभी सत्र भी चल रहा था, जन समस्याओं से जुड़ी बहुत सी चीजों का निराकरण दिल्ली में होता है। कोरोना काल के समय में सीनियर सिटीजन और स्पोर्ट्समैन की जो सुविधा थी रेल की, वो बंद कर दी गई थी, आज 3-4 साल हो रहे हैं। तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? क्योंकि 60 साल से ऊपर वालों के लिए जो 50% की सुविधा आम नागरिकों के लिए पूरे देश में थी वो बंद की गई। और उसके बाद जो है स्पोर्ट्स के लोग अपना, चूंकि भिलाई खासतौर पर एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स हब भी है, यहाँ तो सैकड़ों के हजारों बच्चे हैं जिनको आए दिन कहीं ना कहीं जाना है, तो बहुत दिक्कतें हैं। तो इसमें आपकी क्या सोच है, क्या प्रयास है इसमें? नहीं, मेरे तरफ से आपने देखा होगा, आप अपने चैनल के माध्यम से भी दिखाए थे, जो मैंने वहाँ पे संसद में मैं कहा था कि मैं खुद इसको बड़े गंभीरता से मैंने उस बात को उठाया था और लगातार मैं मंत्री जी से मिल रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, करीब 3 से 4 बार हो गया होगा। धीरे धीरे वो चालू हो रहा है, जो सीनियर सिटीजन वाला है वो चालू हो गया है। आप कह रहे थे ना? नहीं, वो दिव्यांग वाला हुआ है। बाकी धीरे धीरे जो कोरोना काल में जो एक अव्यवस्था हुई, पूरी व्यवस्था, पूरा सिस्टम ही एक ऐसा रहा उस समय, तो इसलिए बदलना पड़ा। परिस्थितियाँ थी, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदल रही है और उसमें माननीय मंत्री जी ने कहा हम इस पे गंभीरता से विचार कर रहे हैं और आगे चल के वो व्यवस्था भी पुनर्स्थापित होगा और फिर से एक बार उस परिपाटी को हम निश्चित रूप से लागू करेंगे। स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं हमारे यहाँ के
स्पेशली हाँ, गरीब बच्चे हैं तो आपसे मिलते भी होंगे, मजबूर होते हैं। हाँ, उनको हम लोग आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं। जी जी। कहीं भी जाना रहता है तो अब नहीं हो रहा है उधर से, तो हम लोग खुद ही व्यक्तिगत रूप से या किसी ऐसे लोग हैं जो उनको सहयोग करना चाहते हैं, उनके माध्यम से सहयोग कराते हैं और जो योग्यता उनकी है उस योग्यता के मुताबिक वो अपने परफॉर्मेंस दे कहीं भी जाके, उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। सांसद जी, एक आखिरी सवाल है ये कि भिलाई में 35,000 आवास, 12,000 कर्मचारी, संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब बहुत सारे सैकड़ों के हजारों अवैध कब्जों में किसी तरीके कई लोग अलग अलग तरीके कारोबार कर। बीएसपी की एक योजना है जिसमें 400 स्क्वायर फीट तक का आवास लाइसेंस स्कीम में दिया जाता है। जो अभी कर्मचारी हैं वर्तमान 12,000 लोग, ये चाहते हैं, या इसके पास जो रिटायर हो गए, तो उस 400 को 650 भी उपलब्ध है, तो उस पे करने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट नहीं तैयार उसके लिए। तो आपसे लोगों की हमारे पास गए तो भैया ऐसा कुछ उनसे बातचीत करके कोई रास्ता से निकाले, लाइसेंस स्कीम में जो भी रेट है वो तो तय है, तो उसके लिए भी अप्रूव करने हो, 650 वाला भी उनको दे तो भी क्या दिक्कत है? नहीं तो तोड़ेंगे या कोई कब्जा करेगा, क्या मतलब? देखिए, शायद आपको इस बारे में जानकारी है नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन ये भी समाचार में कई बार आता। जब भी मैं अधिकारियों के साथ बैठक करता हूँ, मेरी प्राथमिकता यही है कि जो परेशानी कर्मचारियों को है, क्योंकि मैं खुद को अपने आप को भिलाई इस्पात संयंत्र का कर्मचारी और मानते रहूंगा जीवन, क्योंकि मेरा 19 साल वहाँ बीता है और मैं उनकी भावनाओं को बहुत सम्मान करता हूँ। ये जो आप विषय उठाए हैं वो निश्चित रूप से 400 तक था, और आपको याद है कि नहीं है, आप देखे कि नहीं देखे, ये छोटे भी हैं, 200 वाला। हाँ है। तो 200 वाला का भी ये लोग 9 लाख रुपया लेते थे और 400 का भी 9 लाख रुपया लेते। तो मैंने ही प्रयास करके दबाव डाल के, दबाव क्या, ये व्यवहारिक बात नहीं है, ये बोल के कि 400 है, 200 वालों का मैंने आधा करवाया 5 लाख। तब 200 वालों को 5 लाख देना पड़ रहा है, जबकि पहले 9 लाख देना पड़। दूसरी बात, जो 600 वाली बात है, उसमें एक व्यवहारिक सहमति बन चुकी, 400 से 600। हम कह रहे हैं कि आप 650 तक, और बहुत दिक्कत भी नहीं है, वो बहुत जल्दी सहमति बन जाएगी। मैं कर्मचारियों को मैं कह चुका हूँ, हमारे साथियों को, कि बहुत जल्दी इस पर निर्णय होगा, और जो 600 वाले हैं 600 तक, और जो 650 वाला है 650, और जो उन्होंने राशि निहित की है 18 रुपया फुट ऐसा करके वो स्क्वायर फीट, वो उसमें भी लागू होगा। वो लोग एग्री हैं कि उतना पैसा जमा करेंगे। प्रयास आपकी तरफ से, तो ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनको रिटायर होंगे और लाइसेंस में उनको निवास मिल जाएगा, निश्चिंत रूप से वो लोग रहेंगे, उनकी आने वाली पीढ़ी भी, आने वाले परिवार भी रहेगा। ये मैं आपके माध्यम से हमारे कर्मचारी भाइयों बहनों को आश्वस्त करना चाहूँगा। ये थे सांसद विजय बघेल जी, जिन्होंने बहुत ही सादे तरीके से बहुत सारी बातें रखी। क्षेत्रीय स्तर की जो समस्याएं थी बीएसपी कर्मचारियों की, उन पर लगातार प्रयास पहले से कर रहे हैं और आज भी उसके लिए मुसलसल लगे हुए हैं। पार्टी के बारे में उन्होंने बात की, बहुत ही आसान शब्दों में। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आज न्यूज़ T20 को हमारे दफ्तर में आकर समय दिया। फिर किसी जन समस्या से मामले में आपको फिर याद करेंगे और आपका बुलाएंगे। ठीक, नमस्कार।